हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक का डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। काफ़ी सारे पोस्ट के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि इनमें वैसे एस्पिरेंट्स जो कि बाकी एग्जाम्स के फॉर्म लाइक SBI PON क्लर्क, IBPS PON क्लर्क एंड RRB PON क्लर्क वैसे एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप करते हैं, इन एग्जाम्स को देते हैं, उन स्टूडेंट्स में से किन स्टूडेंट्स के लिए इस नोटिफिकेशन में कुछ है या नहीं है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स से पहले हम पोस्ट डिस्कस कर ले जिन पोस्ट के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो वो आपका हो गया जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्रेडिट, डेप्यूटी मैनेजर क्रेडिट, एक पोस्ट है JMGS1 असिस्टेंट मैनेजर, चीफ इकोनॉमिस्ट, प्रोटोकॉल ऑफिसर, एप्लीकेशन डेवलपर, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर। इन सारे पोस्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। अब इसमें एक पोस्ट है JMGS1 असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। बाकी के जो रिमेनिंग पोस्ट्स हैं उनमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें नहीं है। तो जैसे बाकी एग्ज़ाम्स आप फिल करते हो, RRB का फिल करते हो, PON क्लर्क, IBPS का फिल करते हो, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स फिल करते हो, फिर SBI का PON क्लर्क फिल करते हो, तो उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की जो PO और क्लर्क वाले पोस्ट होते हैं उनके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी आपको कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। अब इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है जो हम डिस्कस करेंगे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम डेट्स डिस्कस कर लें। तो एप्लीकेशन की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट, वो है 29/6/2024, यानी कल की डेट है। और 29 जून की कल से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और कब तक कर सकते हो? तो लास्ट डेट जो है वो है 19/7/2024, यानी कि 19 जुलाई लास्ट डेट होगी आपकी। तो जिन्हें भी फॉर्म फिल करना है वो इन डेट्स के बीच फॉर्म फिल कर सकते हो। 29 जून यानी कल से लेके 19 जुलाई, इन दोनों डेट्स को मिला के इनके बीच आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, वैकेंसीज की बात करें तो जो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की वैकेंसी है वो आपके लिए SC में 4, OBC में 5, EWS में 3, UR में 6 और टोटल जो वैकेंसीज है वो 18 है। यानी जो असिस्टेंट मैनेजर जनरल्स की पोस्ट है जिसके लिए आप सभी जो बाकी एग्जाम्स को फिल करते हैं वो फिल कर सकते हैं, उनमें उनकी वैकेंसी कितनी है? 18 है। अब और नीचे आएंगे तो हम एलिजिबिलिटी जैसे बाकी एग्जाम्स में होती है। अगर सिटीजनशिप की बात करें तो वही होता है जो बाकी एग्जाम्स में होता है कि आपको एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटन रेफ्यूजी, या फिर इंडियन ऑरिजिन का पर्सन जो कि माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जिनका उन्होंने मेंशन किया है, जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायर, इथियोपिया एंड वियतनाम, यानी कि जो बाकी नोटिफिकेशंस में होता है। सिमिलरली नेशनलशिप की एलिजिबिलिटी वही है यहाँ पे। उसके बाद एज की अगर हम बात करें तो एज लिमिट उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए रखा है मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। यानी अगर आपकी एज 21 और 30 के बीच में, यानी कि अगर आप 21 के हैं, आप 30 के हैं, या आप इन दोनों जो एजेस हैं उनके बीच में आपका एज लाई करता है, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जैसे बाकी एग्जाम्स में मिलता है। तो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए नहीं, नॉन क्रीमी लेयर को जो बिलोंग करते हैं उनको 3 ईयर्स का है। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD के लिए आपको अगर आप UR को बिलोंग करते हो, जनरल को बिलोंग करते हो तो 10 ईयर्स का है। SC ST में 15 ईयर्स और OBC का 13 ईयर्स का है। सिमिलरली एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। अब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, उसके लिए मैंने कहा था कि क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री कोई भी हो सकती है। किसी भी फील्ड में, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो। क्राइटेरिया ये है कि आपका जो मार्क्स है वो 60% होना चाहिए अगर आप UR यानी कि जनरल को बिलोंग करते हो, और अगर आप SC ST PWBD में से हो तो 55% होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया रखा है इन्होंने परसेंटेज का कि आपके पास ग्रेजुएशन में 60%, और अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हो SC ST एंड PWBD तो फिर 55% आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद
जैसे कि मैंने बताया था कि प्रायर एक्सपीरियंस वाइल नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, यानी कि पहले से कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी अगर आप ये वाला क्राइटेरिया परसेंटेज का फुलफिल करते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कैसा भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस, तो आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है, कुछ स्किल सेट्स भी इन्होंने मेंशन किया है। वो स्किल सेट क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होने चाहिए, बोथ रिटन एंड ओरल, यानी कि रिटन एंड ओरल लिखने में और बात करने में आप अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए और जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इकोनॉमिक सिनेरियो की। ठीक है, इसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एक और चीज़ मेंशन है, वो ये कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है विथ 60% मार्क्स, या फिर कुछ कैटेगरी यानी कि SC ST PWB में 55% मार्क्स, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, लाइक आपके पास MA, MSc, MCOM, MBA है, जिसमें आपका जो परसेंटेज है वो 55% है। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है और अगर आप UR, ठीक है, ये बाकी यहाँ पे उन्होंने लिखा है 55%। ठीक है, और 50% SC ST PWBD में, यानी कि सिमिलरली जैसे ग्रेजुएशन के केस में 60% था और कुछ कैटेगरीज के लिए यानी SC ST PWBD के लिए 55% था, वही अगर आपके पास मास्टर्स है और मास्टर्स में अगर आपके पास 55% है और अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हो SC ST PWBD, तो उस केस में अगर आपके पास 50% है फिर तो भी आप एलिजिबल हो, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो ये वाला। इसके अलावा अगर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMA, कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, तो भी आप एलिजिबल हो, उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम देख लें असिस्टेंट मैनेजर के लिए। वो ये कि कैंडिडेट हुज रिजल्ट इज अवेटेड इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फाइनल एग्जाम तो दे दिया है पर उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। जो कैंडिडेट जिनके पास फाइनल रिजल्ट उनको मिल चुका है वही सिर्फ अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये एक दिया है उन्होंने। उसके बाद एक अब देखो, अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम आपका 2 फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 के 2 पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसके ठीक बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, और उसके बाद अगर आपने ये फेज 1 क्लियर किया तो फेज 2 में आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, आपका इंटरव्यू होता है। तो फेज 1 में जो टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो है रीजनिंग, जिसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का होता है और 60 मिनट आपको मिलते हैं। फिर आता है जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। इसमें भी जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग, मतलब GA में इकोनॉमी और बैंकिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेशल फोकस जो अटेंशन है वो इकोनॉमी एंड बैंकिंग को दिया गया है। यहाँ पे आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का भी सेक्शन है, उसमें 25 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, 35 मिनट्स मिलेगा आपको। उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि DI के क्वेश्चन क्वांट्स में ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। इसमें 35 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स का और 45 मिनट्स मिलेगा। और ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है जिसमें रीजनिंग है, GA है, इंग्लिश है, क्वांट्स है, ये आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दे सकते हो। इंग्लिश को आप इंग्लिश में ही दोगे, बाकी जो सेक्शन है उसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। उसके बाद आपका जो होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, एक लेटर राइटिंग होता है, एक ऐसे होता है, 25 मार्क्स का होता है, 30 मिनट्स का होता है ये। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्टिव होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको जो मिनिमम स्कोर है वो आपको लाना होगा, तो आप इस डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को आप क्लियर कर पाओगे। इसके बाद पेनल्टी भी है, जैसे कि हर एग्जाम में होता है 1/4.25 का पेनल्टी लगेगा आपका अगर आपने करेक्ट आंसर मार्क किया है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। तो उसके बाद आपका अगर आपने फेज़ 1 क्लियर कर लिया तो फेज़ 2 में आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के इन्होंने यही इसमें है। ठीक है, डेट्स में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो कल से आप फॉर्म फिल कर सकते हो 19 जुलाई तक, यानी अगले मंथ के 19 तारीख तक, 19 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि आप अभी कल कर लो, परसों कर लो, या जो अपकमिंग वीक है उसमें कर लो, क्योंकि फिर आगे क्या होता है, फिर वही सर्वर इशू हो जाता है, बहुत सारे इशू आ जाते हैं। उससे बेटर है कि पहले जो करना है तो कर लो। उसके बाद
अगर जिनमें एस्पिरेंट्स ने इस फॉर्म को फिल करने का डिसीजन लिया है और करेंगे, तो उनके लिए बता दो कि प्रैक्टिस मॉक के एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पे इसके मॉक्स अवेलेबल होंगे, और साथ ही साथ जो भी अदर स्टडी मटेरियल्स है, सेक्शनल टेस्ट है, वो भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और एग्ज़ाम भी टारगेट कर रहे हो, जैसे अभी एक्सटेंड हुआ है IBPS RRB का डेट एक्सटेंड हुआ है, तो अगर आप उसे टारगेट कर रहे हो, या फिर आगे जो एग्ज़ाम्स आएंगे IBPS का क्लर्क एंड PO वाला की नोटिफिकेशन आएगी, फिर SBI आएगा क्लर्क एंड PO, ठीक है, या उसके साथ साथ अगर कोई इंश्योरेंस एग्ज़ाम भी आता है, तो उन सब के मॉक्स, मिनी मॉक, सेक्शनल टेस्ट, PDFs एंड वीडियो कोर्सेज आपको हमारे ऐप एंड वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, आप देख सकते हो, जितने भी मेजर एग्जाम्स है, SBI PO है, IBPS क्लर्क है, IBPS PO है, उसके बाद RRB असिस्टेंट, RRB ऑफिसर, CBO, SBI क्लर्क, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है बोथ फॉर बैंकिंग एंड फॉर इंश्योरेंस, सारे के सारे के जितने भी मॉक्स हैं, सेक्शनल मॉक्स हैं, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी डिस्काउंट भी चल रहा है प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप कूपन कोड लगाते हो EPS तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप डिस्काउंट लो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और इस साल कोई एग्ज़ाम क्लियर करो। मैं तो कहूँगा कि मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर कर लो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। थैंक यू।